ओके सो हाय एवरीवन, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी फ्लक्चुएशंस इन द कैनोनिकल एंसेम्बल। ये अपन एनर्जी फ्लक्चुएशन करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में मेंशन है। ये देखिए, मैं बता देती हूँ आपको। यूनिट 2 में देखिए, कैनोनिकल एंसेम्बल की डेफिनेशन हमने कर ली। थर्मोडायनेमिक फंक्शंस फॉर द कैनोनिकल एंसेम्बल हमने कर लिया। कैलकुलेशन ऑफ मीन वैल्यूज ये भी हमने कर लिया। एनर्जी फ्लक्चुएशन इन अ गैस ये अब करेंगे, अभी जस्ट करेंगे अपन। ग्रैंड कैनोनिकल एंसेम्बल हमने कर लिया। थर्मोडायनेमिक फंक्शंस फॉर द ग्रैंड कैनोनिकल एंसेम्बल हमने कर लिया। डेंसिटी फ्लक्चुएशन नहीं किया है। एनर्जी और डेंसिटी दोनों फ्लक्चुएशन अभी कर लेंगे अपन। पार्टीशन फंक्शन एंड प्रॉपर्टीज ये अपन ने यूनिट 1 में ही कर लिया था, क्योंकि पार्टीशन फंक्शन जो था उसकी डेफिनेशन मैंने बीएससी वाले चैप्टर्स के लिए आपको बोला था, तो वही उसकी प्रॉपर्टीज है। पार्टीशन फंक्शन फॉर एन आइडियल गैस एंड कैलकुलेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज, ये वो टॉपिक है जो मैंने आपको बीएससी के 3 लेक्चर्स पढ़ने को बोले थे। ठीक है, इफ यू रिमेंबर, मैंने बीएससी का आपको कहा था कि वहां पे लेक्चर 10, 11, 12 पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स का। वो वही है, पार्टीशन फंक्शन फॉर एन आइडियल गैस था, और उसके क्वांटिटीज जो थी उनका कैलकुलेशन हमने किया था, वो कैनोनिकल के लिए होता है। सो बेसिकली इस पूरी यूनिट में हमारे पास सिर्फ एक टॉपिक बचा है, एनर्जी फ्लक्चुएशन एंड डेंसिटी फ्लक्चुएशन, जो कि अब हम कर रहे हैं। तो वो देखते हैं कि अलग अलग एंसेम्बल के लिए करना पड़ता है या सेम एंसेम्बल के लिए हमें करना पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इतनी सारी थ्योरी जो है हमारे काम की नहीं है, क्योंकि हम एग्जाम पर्पज से पढ़ रहे हैं। तो हम डायरेक्टली यही आएंगे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर द मीन एनर्जी। हम डायरेक्टली यही करेंगे कि एनर्जी का मीन एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो किसी भी एनर्जी का किसी भी एवरेज वैल्यू को निकालने का तरीका मैंने आपको बता रखा है। फॉर एग्जांपल मुझे y का एवरेज निकालना है, तो y का एवरेज का फॉर्मूला होगा समेशन उस क्वांटिटी की वैल्यू e की पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई, जहाँ एनर्जी है, समेशन ए की पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई। ये बीएससी के अंदर पढ़ाया हुआ है, बीएससी के चैप्टर 1 के अंदर ही पढ़ाया हुआ आपको। तो यहाँ पर अगर हमें एनर्जी की वैल्यू निकालनी है, एवरेज मीन वैल्यू निकालनी है, तो देख लो समेशन किया हुआ है, यहाँ पर समेशन किया हुआ है। एनर्जी की निकालनी है इसलिए ई आर है, और ये रिजर्वर के लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर एनर्जी का फॉर्मूला आ गया एवरेज एनर्जी का। नाउ इफ वी डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू बीटा, तो इधर तो आ रहा है डेल यू बाय डेल बीटा आ जाएगा। इधर यहाँ पे डिफरेंशिएशन करने से ये वाली चीज आएगी। तो ये थोड़ा सा मैं करके बता देती हूँ आपको। डेल यू बाय डेल बीटा जो है वो हमारे पास कैसे आएगा, ये मैं करके बता देती हूँ आपको। पहले मुझे u का एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। u इज इक्वल्स टू समेशन ई आर ई रेस टू पावर माइनस बीटा ई आर अपॉन के टी। ओके, आई थिंक के टी नहीं है, माइनस बीटा ई आर ही है। ठीक है, माइनस बीटा ई आर है सिर्फ, डिवाइडेड बाय समेशन ई की पावर माइनस बीटा ई आर। अब देखो, अगर u ये दिया हुआ है, हमें निकालना है यहाँ से डेल u बाय डेल बीटा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेल बाय डेल बीटा, और ये जो पूरा फंक्शन है ये इसके अंदर लेना पड़ेगा। अब ध्यान से समझिए, एक हमारे पास क्या है, न्यूमरेटर, एक हमारे पास डिनोमिनेटर। तो हम यहाँ वो फॉर्मूला लगाएंगे, ए बाई बी का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो डेल यू बाय डेल बीटा कैसे निकालेंगे, पहले हम ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं और नीचे वाले फंक्शन को एज इट इज रख लेते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन में इस बार बीटा के रेस्पेक्ट में है, तो ई आर क्या करेगा, कांस्टेंट की तरह रहेगा। तो ऊपर वाले फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ई आर तो रहेगा ही रहेगा, और ई की पावर माइनस बीटा ई आर वाले का कितना हो जाएगा, माइनस का ई आर, माइनस का ई आर ई रेस टू पावर माइनस का बीटा ई आर। ये तो ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया। इस वक्त हमें नीचे वाले फंक्शन को एज इट इज रखना है, तो नीचे वाले फंक्शन को एज इट इज रखेंगे, तो समेशन ई रेस टू पावर माइनस बीटा ई आर हमारे पास यहाँ पर हो गया। क्योंकि यहाँ पे समेशन लगा हुआ था, तो इस पे भी समेशन लगेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी समेशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज हमारे पास आ गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, और माइनस, अब इस बार हमें नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है और ऊपर वाले फंक्शन को एज इट इज छोड़ना है। तो ऊपर वाले फंक्शन को एज इट इज छोड़ देते हैं, समेशन ई आर ई रेस टू पावर माइनस बीटा ई आर। और इस वक्त हमें नीचे वाले फंक्शन का करना पड़ेगा। नीचे वाले फंक्शन का क्या हो जाएगा, माइनस का ई आर, और यहाँ पे हो जाएगा समेशन ई रेस टू पावर माइनस बीटा ई आर। ठीक है, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, समेशन ई रेस टू पावर माइनस बीटा ई आर और इसका होल स्क्वायर, ये हमें मिलेगा। अब इन दोनों को हम अलग अलग करते हैं, तो यहाँ पे देखो माइनस और माइनस होके प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ये फर्स्ट वाली टर्म में माइनस है, तो यहाँ पे मिलेगा माइनस का ई आर का स्क्वायर, और एक समेशन से एक समेशन कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे पावर, और एक के तो एक बच जाएगा हमारे पास में। तो यहाँ पर देखो, ऊपर एक बच जाएगा, नीचे भी हमारे पास देखो क्या बचेगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ये मिलेगा, समेशन, यहाँ ई आर का स्क्वायर बच रहा था,
ठीक है, एक पार्ट ये बोलेगा वो माइनस में आ रहा था। उसी तरह से यहाँ पर देख लो आप, दूसरा वाला मैंने किया है, क्योंकि देखो एक पे समेशन यहाँ नहीं लगेगा, सॉरी इस पे समेशन ई आर के बाहर लगेगा, इसलिए ये कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा, ये कैंसिल आउट एक पार्ट हो पाएगा, एक नहीं हो पाएगा। तो एक टर्म तो आपको यहाँ मिलेगी, प्लस दूसरी टर्म आपको यहाँ से मिलेगी। देखो इन दोनों को एक साथ करोगे तो, इन दोनों को एक साथ करोगे तो आपको जो टर्म मिलेगी वो मैं दिखा देती हूँ डायरेक्टली, ये वाला टर्म। ठीक है, तो डेल यू बाय डेल बीटा करके हमें ये मिल जाएगा। अब यहाँ पे अंतर क्या आ रहा है, देखो जो मैंने y का एवरेज का फॉर्मूला बनाया था, इसमें जब हम y की जगह ई बार रखेंगे, अगर हम y की जगह ई बार रख देते हैं, ई आर सॉरी, y की जगह अगर अपन रख देते हैं ई आर इस एक्सप्रेशन में, तो ई आर का एवरेज आ जाएगा, यानी एवरेज ऑफ ई आ जाएगा हमारे पास में, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, और अगर हम y की जगह ई आर का स्क्वायर कर लेते हैं, तो स्क्वायर का जो एवरेज मिलेगा वो हमें फर्स्ट टर्म में मिला हुआ है, क्योंकि जिस क्वांटिटी का एवरेज लेना होता है उसी क्वांटिटी को हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं और पार्टीशन फंक्शन से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ ई स्क्वायर का है और यहाँ ई आर का है, तो ये ई स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी या एवरेज वैल्यू होगी, और ये ई की एवरेज वैल्यू होगी। तो यहाँ माइनस लगा हुआ है, यहाँ प्लस लिखा हुआ है, तो डेल यू बाय डेल बीटा जो है वो हमें क्या मिल रहा है, माइनस का एवरेज ए स्क्वायर, और यहाँ मिल रहा है हमें ई स्क्वायर। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम जानते हैं, हमें पता है, इट फॉलोज दैट ये जो डिफरेंस होता है डेल्टा ई का, ये जो आपने उसमें भी पढ़ा होगा, बीएससी में भी काफी जगह आता है, उसका मैं नाम भूल गई, इस टर्म को क्या बोलते हैं, नाम भूल रही हूँ। खैर डेल्टा ई जो है, इसका एवरेज का स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर दिया हुआ है। ये फॉर्मूला होता है, ये बहुत वेल नोन फॉर्मूला है, जो आपने मैथमेटिकल मेथड्स इन फिजिक्स में भी पढ़ रखा होगा, फ्लक्चुएशन का। तो इसका फॉर्मूला होता है ये, और हमारे पास यहाँ पे उल्टा आ रहा है, हमारे पास ये पहले लेना है और ये बाद में लेना है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस का डेल यू बाय डेल बीटा हमारे पास आ जाएगा, और माइनस का डेल यू बाय डेल बीटा को आप क्या कर सकते हो, के टी स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ये फॉर्मूला लो, बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन के टी होता है। तो ये कैसे आएगा, यहाँ से यहाँ कैसे आएगा, ये मैं बता देती हूँ, डेल यू बाय डेल बीटा जो है उसको हमें टी में कन्वर्ट करना है बेसिकली, है ना, ये हालांकि बीएससी में कर रखा है। तो डेल यू बाय डेल बीटा को हम लिख सकते हैं डेल यू बाय डेल टी, और यहाँ पर लिख सकते हैं डेल टी बाय डेल बीटा। ठीक है, और अब हम जानते हैं बीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 अपॉन के टी होता है। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, डेल बीटा ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन के टी स्क्वायर, और ये आपके पास हो जाएगा डेल टी हो जाएगा। तो यहाँ से आप वैल्यू निकालो, किसकी चाहिए हमें, डेल टी अपॉन डेल बीटा की वैल्यू चाहिए, तो वो कितना हो जाएगा, माइनस का के टी स्क्वायर। तो यहाँ डेल टी बाय डेल बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का के टी स्क्वायर आ जाएगी। हमें माइनस का डेल यू बाय डेल बीटा निकालना था, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का के टी स्क्वायर डेल यू बाय डेल टी हो जाएगा। और हम जानते हैं कि डेल यू बाय डेल टी जो होता है वो क्या होता है, सीवी होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा के टी, ये माइनस का था ना, यहाँ पे माइनस, इसकी वजह से यहाँ प्लस आया, और ये हमारे पास हो जाएगा के टी स्क्वायर सीवी। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो टर्म है इसका अंडर रूट लेते हैं और एवरेज ई से डिवाइड करते हैं। तो इसका अंडर रूट लिया हमने, इस वाले फंक्शन का अंडर रूट लिया और डिवाइड किया एवरेज ई से। हम जानते हैं, ऊपर अभी अभी हमने देखा कि यू जो है वो एवरेज ई के इक्वल है, इंटरनल एनर्जी जो है वो एवरेज एनर्जी है, तो ई की जगह हम यू रख देंगे, और इसकी जो वैल्यू हमने निकाली है के टी स्क्वायर बाय सी वी, वो यहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद आपको ये थ्योरी लिखी हुई है, ये किसी काम की नहीं है, आपको थ्योरी में जाना ही नहीं है यहाँ पे, सीधा इसके बाद आपको लिखना है, यहाँ से लिख दो आप, तो ये यहाँ से लिख दो, फॉर लार्ज एन विच इज ट्रू फॉर एवरी स्टेटिस्टिकल सिस्टम द रिलेटिव आरएमएस फ्लक्चुएशन इन द वैल्यूज ऑफ ई इज क्वाइट नेग्लिजिबल, दस फॉर ऑल द प्रैक्टिकल, या फिर यहाँ से भी शुरू कर सकते हो, हेंस फॉर ऑल द प्रैक्टिकल पर्पज अ सिस्टम, ये लिखो आप, तो वहां से भी छोड़ो, आप तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करो। वेट, जब आप नोट्स बनाओगे तो आप कहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे, ये सब छोड़ दो, आप तो सीधा यहाँ से लिखना स्टार्ट करो, यहाँ से, A system in the canonical ensemble has an energy equal to or almost equal to the mean energy। जो mean energy है, average E है, वो उसकी internal energy के बराबर है। The situation in this ensemble is therefore practically the same as in the micro canonical। जो हमने ये पढ़ा है canonical के लिए पढ़ा है, यही situation micro canonical के लिए मिलती है। That explains why the two ensemble lead to practically identical result। ठीक है, तो हमारे पास एनर्जी फ्लक्चुएशन में आप ये वाला एग्जांपल करके ये वाला यहाँ तक करके आ सकते हो, बट आगे भी डेरिवेशन खत्म नहीं हुआ है। अब हम क्या करेंगे, फॉर फर्दर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन, इस सिचुएशन को आगे हम और पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या है, वी कंसीडर द मैनर इन विच द
एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द वेरियस मेंबर या फिर वेरियस एंसेंबल। कैनोनिकल बड़ा वाला माइक्रो कैनोनिकल है, उसके अंदर छोटे छोटे कैनोनिकल रखे हुए हैं। कैनोनिकल के अंदर एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है उसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक्सप्रेशन ले रहे हैं। अब ये बता रहा है कि ये एक्सप्रेशन 3.4.3, ये जो बुक है ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की मैं ले रही हूँ आर के पाथरिया, ठीक है। ये वाला टॉपिक आर के पाथरिया से लिखा हुआ है। उसके अंदर 3.4.3 के अंदर कोई एक एक्सप्रेशन रहा होगा, और वो एक्सप्रेशन वैसे मैं आपको समझा सकती हूँ, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हम जानते हैं ई की पावर माइनस बीटा ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। और जो प्रोबेबिलिटी होती है वो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं P इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, जी यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ से जी से डिवाइड किया गया है, और यहाँ आ जाएगा माइनस बीटा ई। तो P की वैल्यू ये हो जाएगी, दोनों साइड में DE से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ भी DE से मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ भी DE से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये वाला एक्सप्रेशन आपके पास यहाँ पे आ जाएगा PE DE इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंशियल GE। सॉरी, मैंने यहाँ प्रोपोर्शनल लिखना चाहिए था, वो C आता है प्रोपोर्शनली कांस्टेंट। एनीवेज ये एक्सप्रेशन डायरेक्टली उठाया हुआ है, तो जो इसका डेरिवेशन है, इसका जो डेरिवेशन है, बिकॉज दैट इज इन नॉट इन आवर सिलेबस, दैट इज वाई मैं वो डेरिवेशन नहीं कर रही हूँ डायरेक्टली। आप ये बुक अगर आपके पास है, नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना कि मुझे इसका PDF चाहिए, और फिर आप मुझे ईमेल कर देना, मैं इसका PDF आपको शेयर कर दूंगी इस बुक का। इससे पहले वाली जो बुक मैं रेफर कर रही थी उसका PDF में भी आई विल शेयर। तो एक्सप्रेशन 3.4.3 आप देख लेना, वहां पर इसका डेरिवेशन आपको मिल जाएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर हम देखें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है वो दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, एक तो एक्सपोनेंशियल पार्ट जो एनर्जी के साथ डिक्रीज हो रहा है, और एक ये पार्ट है GE, ये बेसिकली डेंसिटी ऑफ स्टेट्स वाला पार्ट है जो कि E के साथ इंक्रीज होता है। जब भी ऐसी सिचुएशन होती है कि दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में होते हैं और एक इंक्रीजिंग होता है और एक डिक्रीजिंग होता है, तो उसका ग्राफ हमेशा इंक्रीजिंग होके मैक्सिमा तक पहुंच के और डिक्रीजिंग तक पहुंचता है। इस तरह से हमें एक जगह मैक्सिमम मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम जो है हमेशा, वो एक्सट्रीमम जो है, मान लीजिए वो एक्सट्रीमम हमें मिलता है E स्टार पे। एनर्जी की किस वैल्यू में मिल रहा है एक्सट्रीमम, हमें मिल रहा है E स्टार पे, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। तो अगर किसी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी हमें मैक्सिमम चाहिए, तो उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस dp बाई DE का क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी फंक्शन के मैक्सिमम या मिनिमम होने के लिए उसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या है, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई जी है, तो E की पावर माइनस बीटा ई जी का करेंगे E के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, और E इज इक्वल टू E स्टार पर ये वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। अगर हम ये कर लेते हैं तो हमें यहाँ पर दैट इज बाय, यानी ये कंडीशन जो है ये इस कंडीशन को बिलोंग करती है, मतलब ये कंडीशन से ये कंडीशन पर पहुंचा जा सकता है। कैसे, मैं बताती हूँ, देखो यहाँ पर हमें ये दिया हुआ था, इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन कर दिया, जी को एज इट इज रहने दिया, फिर एक्सपोनेंशियल को एज इट इज रहने दिया और जी का कर दिया ई के रिस्पेक्ट में, और इसको 0 के इक्वल करना है। तो एक्सपोनेंशियल वाले पार्ट से एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ रिमेनिंग रहेगा माइनस बीटा जी, और यहाँ पे रहेगा प्लस का डेल जी अपॉन डेल ई। उसके बाद बीटा जी को दूसरी साइड भेजेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में ये रह जाएगा। जी को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो जी नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और राइट हैंड साइड में रह जाएगा बीटा। और इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि देखो इसको सॉल्व करोगे तो log x का कितना होता है, 1/x, तो log g का पहले कितना हो जाएगा, 1/g, पर करना किसके रेस्पेक्ट में है, e के रेस्पेक्ट में, तो कितना करना पड़ेगा, डेल g बाई डेल e, तो वो किसके इक्वल आ रहा है, बीटा के इक्वल आ रहा है। तो ये जो रिलेशन है ये हमें मिल रहा है उसी कंडीशन से जो कंडीशन ऊपर दी हुई थी, यानी कि ये कंडीशन और ये वाली कंडीशन अलग नहीं है। अब रिकॉलिंग दैट, अगर हम डेंसिटी ऑफ स्टेट्स को g से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम जानते हैं s इज इक्वल टू अपन ln ओमेगा लिखते हैं। यहाँ पर ओमेगा जो होता है वो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स ही होता है, तो क्योंकि अब भी हमने ओमेगा की जगह g यूज किया है, तो हमारे पास एंट्रोपी में रिलेशन क्या हो जाएगा, k ln g हो जाएगा। इसी के साथ अगर डेल s अपॉन डेल e निकाले तो उसकी वैल्यू 1/t या k बीटा आ जाएगी। अब ये कैसे आएगी, यहाँ पर देख लीजिए, डेल एस बाय डेल ई अगर निकालेंगे तो अभी अभी एस की जगह हमने फॉर्मूला निकाला के एल एन जी था, के तो कांस्टेंट है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, इट विल कम आउट, और डेल बाय डेल ई एल एन जी रह जाएगा। और डेल बाय डेल ई एल एन जी का जस्ट अभी हमने वैल्यू निकाली है, वो कितना आया था, बीटा आया था, ठीक है। के बीटा, बीटा हमें पता है 1/kt होता है, के से के कैंसिल आउट होके क्या बच जाएगा, 1/t बच जाएगा, और यही हमारे पास कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1/t या फिर के बीटा, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो ई स्टार है, द फॉरगोइंग कंडीशन इंप्लाइज दैट ई इज इक्वल टू ई स्टार है, और ई स्टार जो आ रहा है वो हमारा किसके इक्वल आ रहा है, यू के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो हमारा ई स्टार जो है वो इंटरनल एनर्जी के इक्वल आ गया। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, हम एक फंक्शन है ये रहा, लॉग लेंगे,
किसका, e की पावर माइनस बीटा ई का और डेंसिटी फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन। और इसको हम करेंगे ई स्टार पर, तो हमें वैल्यू पता है जब ई स्टार की वैल्यू नियरली इक्वल टू ओमेगा होती है। वी नाउ एक्सपांड द लॉगरिथम ऑफ, मतलब लॉग ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पीई अराउंड द वैल्यू, मतलब जो प्रोबेबिलिटी हमारी पी थी वो थी क्या, ई की पावर माइनस ईटा ई इंटू जी थी, यही प्रोबेबिलिटी थी। इस प्रोबेबिलिटी को हम एक्सपांड करेंगे किस वैल्यू के अबाउट, यू के अबाउट, राइट। इसको हम एक्सपांड करेंगे यू के अबाउट, तो हम टेलर सीरीज या टेलर एक्सपांशन यूज करेंगे। मैंने आपको पहले बता दिया, किसी एक पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू पता हो, उसके बहुत पास में अगर उसकी वैल्यू पता करनी हो तो टेलर सीरीज एक्सपांशन से हम उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ अगर इसकी वैल्यू ले रहे हैं तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, तो सबसे पहले इसका टेलर सीरीज एक्सपांशन देखते हैं। इसको देखो एक्सपांड करेंगे, इसको एक्सपांड करेंगे तो सबसे पहले तो इसको ओपन करते हैं। पहले तो इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए हमें एग्जैक्टली यू पर, उसके आसपास वाले बिहेवियर के लिए टेलर एक्सपांशन यूज करेंगे। तो सबसे पहले इसको ओपन करो, लॉग ए इंटू बी, तो लॉग ए प्लस लॉग बी हो जाएगा। लॉग पहले एक्सपोनेंशियल पे जाएगा तो लॉग और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, कितना आ जाएगा, माइनस का बीई, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का ln g आ जाएगा, ठीक है। और फिर हमें पता है e इज इक्वल्स टू यू के आसपास हमें बिहेवियर देखना है, तो e की जगह हम u पुट कर देंगे तो माइनस का बीटा ही हो जाएगा, और ln g की वैल्यू क्या आ जाएगी, s बाय के आ जाएगा, क्योंकि s हमें पता है क्या होता है, k ln g होता है, तो यहाँ से ln g निकाल लिया। और e की वैल्यू हमें किसके आसपास देखनी है, u के आसपास, तो ये चीज तो हमारे पास यहाँ पे आ गई। तो आपको ये फर्स्ट टर्म तो समझ में आ गया होगा, माइनस बीटा यू एस अपॉन के जो आया ये तो इसकी एक्चुअल वैल्यू है। अब इसके आसपास देखने के लिए टेलर एक्सपांशन मैंने बहुत बार बताया है। उसके बाद हमें पता है एफ ऑफ एक्स जो होता है वो कितना होता है, एफ ऑफ ए प्लस 1/2 एफ प्राइम ए एक्स माइनस ए एंड सो ऑन होता है। तो हमारे पास यहाँ पे सेकंड ऑर्डर टर्म जो आएगा वो उसमें स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा हमारे पास। सेकंड टर्म में हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये सेकंड टर्म में देखो जो डेल बाय डेल ई होगा, हाँ डेल पी, अपने पास पहले बार में एफ ए आता है, सेकंड बार में फर्स्ट डेरिवेटिव आता है, और थर्ड नंबर पे डबल डेरिवेटिव आता है। हमने यहाँ पे डायरेक्टली डबल डेरिवेटिव जो है वो लिखा है, तो डबल डेरिवेटिव इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट डिफरेंशिएशन था डेल पी अपॉन डेल ई, हम पहले ही कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम। जब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है तो डेल पी बाय डेल ई क्या होता है, जीरो, इसलिए यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं आया है, सीधा सेकंड हुआ है। फर्स्ट डेरिवेटिव के नीचे 1 फैक्टोरियल लगता है, सेकंड डेरिवेटिव के नीचे 2 फैक्टोरियल लगता है, थर्ड के नीचे 3 फैक्टोरियल, तो यहाँ 1/2 फैक्टोरियल तो उसका आया है। और फिर 2 बार डिफरेंशिएशन होता है डेल टू अपॉन डेल ई स्क्वायर, और जो आपका फंक्शन है उसी का होगा, उसी का फंक्शन होगा, और कहाँ होगा, ई इज इक्वल टू यू पे होगा, और फिर एक्स माइनस ए का स्क्वायर होता है तो ई माइनस यू का स्क्वायर, क्योंकि इफ यू रिमेंबर हमारे पास जो होती है वो होती है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए, अगर एफ ए के देखना है, प्लस एफ प्राइम ए हमारे पास आ जाता है प्लस 1/2 एफ डबल प्राइम ए और एक्स माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से हमारे पास टेलर सीरीज आ जाती है। अगर हो सकता है मैंने इसमें आगे पीछे को कुछ गलती भी कर दी हो तो वो आप देख लेना, एफ बाई ए के नीचे 1 फैक्टोरियल आता है शायद, तो वो आप देख लेना। तो ये एनीवेज यहाँ 1/2 आ जाएगा और यहाँ पे अलग हो जाएगा, और ई माइनस यू का स्क्वायर, आगे वाले टर्म हम नहीं ले रहे हैं। तो हम सबसे पहले ये जो फर्स्ट टर्म है इसके अंदर के अगर वो करो आप, इसके अंदर माइनस बीटा कॉमन ले लो, तो माइनस बीटा कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, यू माइनस टी एस बचेगा कि नहीं बचेगा, कैसे ये भी देख लेते हैं। माइनस बीटा यू प्लस एस बाई के है, इसमें हमें बीटा कॉमन लेना है, तो इसमें से अगर अपन माइनस का बीटा कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, u माइनस, और बीटा कॉमन ले लिया तो बीटा से डिवाइड करना पड़ेगा, तो s अपॉन बीटा इंटू के हो जाएगा। और बीटा हमारे पास कितना होता है, 1/kt होता है, बीटा हमारे पास कितना होता है, 1/kt होता है, तो s अपॉन 1/kt, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा k, तो k से k कैंसिल आउट और t ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा u माइनस टी एस, और बाहर कितना आ जाएगा, माइनस की बीटा, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे ये माइनस का बीटा u माइनस टी एस आ जाएगा। अब यहाँ पे 1/2 वाला फैक्टर जो है वो तो एज इट इज है, e माइनस यू का स्क्वायर है वो भी एज इट इज है। फर्क सिर्फ कितना है कि इस फंक्शन का 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है और उससे हमें मिला है 1 अपॉन के टी स्क्वायर सी वी। अब मेरे दो मन कर रहे हैं, एक तो मैं आपको बोल दूं कि इसको डायरेक्टली याद रख लो, एक मन मेरा कर रहा है कि मैं बता दूं, तो चलो मैं बता देती हूँ कि इसका डबल डिफरेंशिएशन से ये वाला फंक्शन कैसे मिला, क्योंकि वैसे तो ये आपको खुद को करना चाहिए था। देखो इसको करते हैं, यहाँ पे करना है हमें, बेसिकली हमें क्या करना है, इसका 2 बार डेरिवेटिव निकालना है, डेल टू अपॉन ये डेल टू अपॉन डेल ई स्क्वायर एल एन, इसका निकालना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 2 बार करना है तो पहले एक बार करते हैं, पहले एक बार करेंगे, जो रिजल्ट आएगा दोबारा उस पर ऑपरेट कर देंगे, तो पहले एक बार में करते हैं। अब एक बार में आप देखो क्या आया है,
एक बार में हमें लॉग के अंदर, तो ln के पास, ln के बाद में जो भी होता है, तो ln ऑफ f सबसे पहले 1 बाय फंक्शन होता है, तो 1 बाय फंक्शन कर दिया। फिर वो जो फंक्शन है उसका वापस से करना पड़ता है। अब फंक्शन में 2 टर्म है, तो एक बार तो पहले एक्सपोनेंशियल का कर दिया, एक्सपोनेंशियल का हमें ये मिल गया, उस टाइम पर जी को कांस्टेंट रखना है तो जी को हमने कांस्टेंट रख दिया, प्लस फिर एक्सपोनेंशियल पार्ट को एज इट इज रख दिया और जी का कर दिया, कितना गया, डेल जी अपॉन डेल ई आ गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद इस टर्म को हम अंदर लेके गए, अंदर लेके गए तो यहाँ जी से ये जी कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल से एक्सपोनेंशियल कैंसिल आउट हो जाएगा, फर्स्ट टर्म में कितना बचेगा, माइनस बीटा। फिर ये वाला टर्म जो है इसके सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो एक्सपोनेंशियल से एक्सपोनेंशियल कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा, 1 बाय जी डेल जी बाय डेल ई। अब हमें ई के रेस्पेक्ट में एक और बार डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, तो ई के रेस्पेक्ट में हमने एक बार और डिफ्रेंसिएशन लगाया, तो बीटा जो है वो तो ई पर डिपेंडेंट नहीं है, तो यहाँ पर उसका बीटा कांस्टेंट है तो उसका तो 0 हो जाएगा, और इसके ऊपर लग जाएगा डेल बाय डेल ई। अब ये डेल बाय 1 बाय जी डेल जी बाय डेल ई, हम क्या लिख सकते हैं, डेल बाय डेल ई एल एन जी। कैसे, क्योंकि डेल बाय डी एल एन जी करोगे तो एल एन जी का कितना करोगे, 1 बाय जी डेल जी बाय डेल ई, यानी इसका अगर सॉल्व करोगे तो ये वाला टर्म आपको यहाँ पे मिलेगा। अब बीएससी की थर्मोडायनेमिक्स के पहले चैप्टर के अंदर ही हमने ये पढ़ रखा था कि डेल बाय डेल ई एल एन ओमेगा की वैल्यू बीटा होती है। ये सीबीएच की थर्मोडायनेमिक्स की बुक में आप देख लेना, हमने वहां इस फॉर्मूले को डिराइव किया है, प्रॉपर डेरिवेशन किया हुआ है, मेरे ही यूट्यूब चैनल पे किया हुआ है, इसलिए मैं आपको यहाँ नहीं करवाऊंगी दोबारा। बट क्योंकि यहाँ डेंसिटी ऑफ स्टेट को हम जी से रिप्लेस कर रहे हैं, तो हमारे पास डेल बाय डेल ई एल एन जी जो है वो बीटा आ जाएगा, तो यहाँ बीटा आ जाएगा, तो डेल बीटा बाय डेल ई आ जाएगा। कहाँ पे लेना है हमें, ई की जगह यू पुट करना है, तो हमारे पास आ जाएगा डेल बीटा बाय डेल यू। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि माइनस डेल यू बाय डेल बीटा की वैल्यू आई थी के टी स्क्वायर सी वी, तो हमें चाहिए डेल बीटा बाय डेल यू, तो उल्टा करना पड़ेगा, तो माइनस का 1 अपॉन के टी स्क्वायर अपॉन सी वी आ जाएगा, और ये माइनस का 1 अपॉन के टी सी स्क्वायर, यहाँ पर ये देखो माइनस 1 अपॉन के टी स्क्वायर सी यू, और ये जो स्क्वायर है ये टर्म यहाँ पर एज इट इज लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास हो गया। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, आगे ये जो थ्योरी है वो हमें नहीं लिखनी है, बस यही आपका एनर्जी फ्लक्चुएशन है, यहाँ पर समझाया हुआ है। अब ये थ्योरी आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, मैंने तो पढ़ी नहीं है। एनर्जी फ्लक्चुएशन में इतना डेरिवेशन कर दोगे तो इतनी सारी थ्योरी लिखने की कोई जरूरत है नहीं हमें। ठीक है, ये आगे पार्टीशन फंक्शन आ जाता है, तो हमें उसका कुछ भी नहीं करना है। नो, वी विल नॉट डू इट, एनर्जी फ्लक्चुएशन को हम यहीं तक बताएंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हमारी आ जाती है। देख लेते हैं क्या है, दिस इज गशियन डिस्ट्रीब्यूशन इन ई, डिस्ट्रीब्यूशन आ गया ना, एनर्जी फ्लक्चुएशन गशियन डिस्ट्रीब्यूशन इन ई विद मीन वैल्यू यू एंड डिस्पर्शन रूट के टी स्क्वायर सी वी इन टर्म्स ऑफ द रिड्यूस्ड वेरिएबल ई बाय यू, द डिस्ट्रीब्यूशन इज अगेन गशियन विद मीन वैल्यू। ठीक है, ये इतना सा याद रख लेना, या तो इतना सा लिख देना, बट एनर्जी फ्लक्चुएशन में इतना भी करके आ जाओगे तो इट विल बी इनफ। ओके, यहाँ पे वो है क्लासिकल आइडियल गैस, एक्चुअली एग्जाम्पल लिया हुआ है क्लासिकल आइडियल गैस का, इसलिए मैं ये नहीं कर रही हूँ। So that was all about energy fluctuation. Thank you.